रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। आज एक बड़ा स्पेशल इंटरव्यू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, और सवालात बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं और सब लोगों की नज़रें पाकिस्तान में रेलिवेंसी के एतबार से जो सियासत में इस वक्त सबसे रेलिवेंट शख्सियत हैं, जिनके गिर्द सारा कुछ घूम रहा है, वो इमरान खान साहब हैं और इन्हीं के पास बड़े सवालात के जवाब हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। वालेकुम सलाम। आपने मुज़ाकरात की पेशकश की है। नॉर्मली आप इन लोगों से पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करना चाहते थे और आपने हमेशा ये कहा है कि मैं पॉलिटिक्स पे बात करूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ तो हो गया और रिजीम चेंज ऑपरेशन, उसके बाद एनआरओ, वो सारी चीजें उन्होंने अपने मुताबिक कर ली हैं। अब आप वहीं पे बातचीत करने की दावत दे रहे हैं। ये मुज़ाकरात के लिए आप संजीदा हैं या इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अतमाम हुज्जत का एक लफ्ज होता है कि हुज्जत तमाम कर दी, बस ठीक है? देखिए इमरान, इन लोगों से मेरी क्या बातचीत हो सकती है? मैं इनको 35 साल से जानता हूं, बल्कि शरीफ खानदान को तो 40 साल से जानता हूं। तो इनका तो जो मकासद हैं पॉलिटिक्स में, और ये जो सारा वारदात करते हैं, बाहर से आते हैं या मुल्क के अंदर मुल्क को खून चूसते हैं और फिर पैसा बाहर ले जाते हैं। मुश्किल पड़ती है बाहर चले जाते हैं, जब एनआरओ मिलता तो वापस आ जाते हैं। तो इनका मकासद क्या, पहले जरा क्लियर हो जाए ना। आप जब तक किसी का मोटिव नहीं पता चलवाते तो आपको पता नहीं चलता कि उनके एक्शंस क्या है। मोटिव इनका ये है कि पहले इन्होंने चोरी करके पैसा बनाया, उस चोरी के पैसे बनाने के अंदर सारे इदारे कमजोर करते हैं और इनकी फौज से लड़ाई होती इसलिए है कि वो एक इदारा कंट्रोल में नहीं होता, बाकी कंट्रोल करके तबाह कर देते हैं, पैसा बाहर निकाल लेते हैं। और फिर उनकी जो सारी कोशिश होती है उस पैसे को बचाने के लिए, एनआरओ लेने के लिए। तो इनकी तो आप इनका उठा के देख रहे हैं, 30 साल से इनका ये पैटर्न है। मेरी इनसे क्या बात होगी, क्योंकि मैं चाहता ही हूं कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, इंसाफ हो, करप्शन, इस तरह के लोगों की ताकतवर की करप्शन खत्म हो। तो मेरा तो मकसद ही ऑपोजिट है ना। इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मुल्क बड़ी तेजी से जा रहा है नीचे। आज इसहाक डार, बाकी जिन लोगों को छोड़ें, इसहाक डार और मिफ्ताह इस्माइल की वो आपस में लड़ पड़े और लड़े क्या है? एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे। लड़े क्या है? मिफ्ताह इस्माइल कह रहा है कि ये इसहाक डार डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहा है। वो सारी दुनिया को नजर आ रहा है डिफॉल्ट की तरफ। आमदनी गिरती जा रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। सारी दुनिया समझती है कि अब ये कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकते। जो CDS, इसका मतलब जो कि इनका रिस्क का है, अब कर्जे वापस करने की रिस्क, वो पहुंच गई है 100% पे। हम जब थे 5% पे थी। तो इसका मतलब दुनिया पे भी इत्तेमाद नहीं है इनके। इसहाक डार कह रहा है कि उसने गलतियां की पहले, उसके ऊपर डाल रहा है। बात यह है कि दोनों ठीक कह रहे हैं, मुल्क जा रहा है अब नहीं। लेकिन ये पहले गलतियां दोनों आप पर डाल रहे थे, तो ये आपको बेहतर नहीं लग रहा कि आप एक दूसरे पे डाल रहे हैं? नहीं, ये होना ही था, क्योंकि देखिए ना, आप इन्होंने किसी को तो जिम्मेदार ठहराना है जो मुल्क जा रहा है डिफॉल्ट की तरफ। हमें ये कैसे जिम्मेदार ठहराएं जबकि सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो कि पाकिस्तान इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर हैं, जो इन्होंने शाया किया है, जो बताता है कि साल में किस तरह की इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ, उसके अंदर सारे इंडिकेटर्स जो हमारे दौर में थे वो पॉजिटिव थे। आपकी नजर में इन दोनों में से कोई एक कसूरवार है या कोई और कसूरवार है या इनको लाने वाला कसूरवार है? इनको लाने वाला सबसे ज्यादा कसूरवार है। और ये इनको कसूरवार इसलिए नहीं हम ठहरा सकते कि मुझे ये बताएं कि इनके होते हुए वो सुनहरी दौर कौन सा था, यानी कौन सा ऐसा दौर था कि इन्होंने माशियत ऊपर उठा दी। इमरान, आप याद रखें कि 90 की दिहाई में, 90 से पहले, डॉक्टर इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं, बड़ा उनका पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल है और जायजा है। वो कहते हैं कि 90 की दिहाई तक पाकिस्तान सारे बड़े शरीर में सबसे आगे था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमारा सबसे आगे था। जब से ये दो चोर खानदान आए हैं, हम हिंदुस्तान से पहले पीछे गए, फिर बांग्लादेश से पीछे चले गए। तो हमारा मुल्क तो पीछे की चला गया जब से यहाँ आए। तो इनका कौन सा दौर था जब इन्होंने आके मुल्क को ठीक किया? 30 साल से दोनों हुकूमत कर रहे हैं हम, और ये हमें पता था। हमने मुल्क को संभाल के ऊपर बैंकरप्ट मुल्क छोड़ के गए। 99 में भी मुल्क को बैंकरप्ट किया, 2018 तक फिर बैंकरप्ट करके छोड़ के गए। एक्सपोर्ट स्टैग्नेट करके चले गए, आमदनी कम थी।
मैक्सिमम हमारे ऊपर छोड़ के चले गए करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी बैरूनी कर्जा 20 अरब का मैक्सिमम था, उधर से हमने उठाया, ये फिर वापस नीचे ले आए। तो असल में तो जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने इन चोरों का हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया, असल वो जिम्मेदार है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने वही किया जो ये हमेशा करना था। इन्होंने उठा के यहां से अपने सारे कर्जे माफ करवा लिए, चोरी पे पूरी तरह लग गए हैं सारे, फिर से मुल्क नीचे जा रहा है, मकरूज होता जा रहा है, और इन्होंने बाहर भागना है। इसके बाद ये मुल्क छोड़ के बाहर भागेंगे। मैंने जो पेशकश की थी मुज़ाकरात की, वो सिर्फ ये कि हमने तो अब इलेक्शन करवाने हैं अपने 2 सूबों में, असेंबलियां डिसॉल्व कर। सर एक सेकंड यहाँ रुक जाए जरा, क्योंकि आप एक और जगह पे मामले को ले गए थे कि इनको लाने वाले कसूरवार हैं, वो इनको लेकर आए। नजम सेठी ने कहा है कि जनरल बाजवा ने तरीके अदम एतमाद का माहौल बनाकर PMLN को दिया, और वो मुख्तलिफ चीजें कह रहे हैं कि आधी रात को अदालतें भी जनरल बाजवा ने इसलिए खोली कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ को सैक कर सकते थे। हालांकि उस रात को हम वहीं पे थे, हमने ऐसी चीज कोई देखी नहीं, और भी बहुत सारे सहाफी थे। तो खान साहब एक्चुअली जो लोग इनको लेकर आए थे, अब वो एक और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि एक्चुअली कभी रेजीम चेंज हुआ ही नहीं था, हम तो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। और ये बात कोई और नहीं कह रहा, आपका सबसे कीमती इत्तेहादी मुन्ना सलाई कह रहा है कि हमें सबको तो जनरल बाजवा कह रहे थे कि इमरान खान के साथ खड़े हो जाओ जाके, और वो तो दरियाओं का रुख उन्होंने मोड़ दिया था इमरान खान के लिए। देखिए इमरान, वाकई जनरल बाजवा ने आपके लिए दरियाओं का रुख मोड़ा सर। मैं आपको बताऊं, मैं फिर से मैं पहले भी एक दफा कह बैठा हूं कि मैं जब बड़ा हो रहा था ना, ये इसी घर में ज़मान पाक में, तो मेरी वालदा हमेशा, मेरी 4 बहनें थी, मैं अकेला भाई था, वो हमेशा उनको ये कहती थी कि मुझे तो इस बेचारे पे सारी फिक्र है, ये बड़ा ही सीधा है, ये हर किस्म की बात मान लेता है, हर किस्म को ट्रस्ट कर लेता है, तो ये तो बेचारा रुल जाएगा दुनिया में। तो मैं सारी जिंदगी जब मैं अपनी माँ को कहता था, ये नहीं पता था बाकियों को भी रोल देगा। अच्छा क्या चाह रहा हूँ कि मैं सारी जिंदगी अपनी माँ को कहता था, मैं कहा मुझे अम्मी क्या फर्क पड़ा, जो भी दुनिया करती थी मैं तो कामयाब हो जाता हूँ। मैं अपनी माँ को हमेशा कहता था। मैंने कभी फील नहीं किया कि ये एक कमजोरी है कि लोगों को ट्रस्ट करो। मैं लोगों को ट्रस्ट करता हूँ, अगर लोग मुझे कोई बात कहते हैं मैं समझता हूँ ये ठीक कह रहा होगा, क्योंकि मैं क्यों उसके ऊपर शक करूं। मैं अपने बेटों को भी कहता हूं कि ये ज्यादा बेहतर है, ये एक दिलेर आदमी की निशानी है कि वो किसी के ऊपर शक नहीं करता। ये कमजोर आदमी डरते रहते हैं लोगों से कि जी मुझे धोखा ना दे। लेकिन मैंने पहली दफा, जो मेरी जनरल बाजवा से मेरे 3.5 साल गुजरे हैं, पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि ये कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। जो जनरल बाजवा कहता था मैं कहा हाँ हम दोनों मुल्क के लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, हमारे इंटरेस्ट एक ही है कि मुल्क को बचाना है। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। यानी हम आखिरी दिनों में भी, जब हमें पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे IB की रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है। अब IB वाला स्टेटमेंट देगा मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, उससे भी निकलवा लेंगे थोड़े दिनों में। वो क्या बेचारे निकालेंगे, वो बेचारा वो भी मुझे डर डर के कहता था, चीजें बतानी शुरू कर गया। मुझे वो राइटिंग में नहीं देता था, मुझे खुद आके बताता था कि पता ना चल जाए। तो वो जब हमें पता चल गया कि पूरी गेम हुई है, नवाज शरीफ से इनकी बातचीत चल रही है, इन्होंने प्लान बना लिया है, खास तौर पे जब फैज को जब हटाया तो उसके बाद इनकी गेम तो चल पड़ी थी, तो मुझे तो पता था। मैं जब जनरल बाजवा से पूछूं, हो ही नहीं सकता, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं, हमें तो ये। मैंने जब आखिर में जब मुझे पता चला कि ये, मैंने उनसे ये पूछा भी, मैंने कहा देखें मुझे ये बता दें, वो मेरे इस्लामाबाद के घर में, वो मैंने कहा मुझे ये बता दें कि हमारे सारे इत्तेहादी, हमारे जो लोग अपने MNAs हैं, वो सबको इंडिकेशन ये दे रहे हैं कि फौज चाहती है कि आप उधर चले जाएं। हाँ। तो मैंने, और वो हमें कह रहे हैं कि, और आप हमें कह रहे हैं कि नहीं हम न्यूट्रल हैं, वो हमें कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। तो MQM के लोगों ने हमें चुप दबे लफ्जों में सारों ने कहा, वो बैत तो कंट्रोल में ही इनके थी, वो शजान बुख्ती तो इनके बगैर हिलता ही नहीं था। तो हमें तो पता, तो हम हैरान कि ये मुझे कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, उधर से और सिग्नल मिल रहे हैं। मैंने इनको कहा कि ये समझ जाएं कि अगर आपने इस वक्त गवर्नमेंट को हटा दिया और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई नहीं संभाल सकेगा आपकी इकोनॉमी को।
और खास तौर पे ये चोर तो नहीं संभाल सकेंगे। शौकत तरीन को मैंने भेजा, उन्होंने उसको बताया कि ये जनाब हालात हैं, आपने इस वक्त अगर ये कर दिया। 2 घंटे वो बैठा रहा इनके साथ, एक समझाया उसने स्टेप बाय स्टेप कि इस स्टेज के ऊपर अगर आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लिया, इकोनॉमी आप नहीं संभाली नहीं, जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि... पहले मैं सुन लूं। उसको भी कहा कि फिक्र ही ना करो, कंटिन्यूटी रहेगी। अच्छा। मुझे भी कहा फिक्र। मैंने उनको फिर एक दिन कहा, मैंने कहा देखें, मुझे ये पता है कि अब हमें सारा वाजे हो गया कि आप न्यूट्रल नहीं है, आप उनकी तरफ कह रहे हैं कि उधर चले जाए। तो मैंने उनको कहा मुझे क्लियर कर दें। मैंने कहा मेरे से ये अब ना करें कि ये हम आपके साथ भी हैं, और मैंने कहा क्लियर कर दें आप इधर हैं या उधर हैं। अगर आप नहीं हैं तो फिर मैं और मेरी स्ट्रैटेजी है, अगर हैं तो और स्ट्रैटेजी। तो उन्होंने कहा वो कौन सी स्ट्रैटेजी? मैंने कहा मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। मैंने उनको कहा कि मैं एक जमहूरियत में मानने वाला चाहते थे कि वो आपके साथ आए, यानी उनका तो काम ही कोई नहीं है, पॉलिटिक्स में होना ही नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं साथ नहीं आए कि ये आप जो उनको सारों को कह रहे हैं कि उधर चले जाएं। अच्छा ठीक है, हमारा ये जो रजीम चेंज, आप ये कह रहे थे खुल के आ जाए। मैं कब मुझे बता दें कि अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो फिर जो मैंने सारी जिंदगी किया, मैं तो अवाम के कंधों पे आऊं। मुझे तो किसी मिलिट्री नर्सरी में नहीं किसी ने पाला था ना। भुट्टो को हमें पता है किधर था, वो डैडी कहता था अयूब खान को। मुझे इसका पता है कि ये नवाज शरीफ को तो जनरल जलानी ने पाला था। मैं तो 22 साल अपनी मेहनत करके आऊं, नीचे से पब्लिक को लेके आऊं। तो मैं कहा मैं वापस पब्लिक में चला जाऊंगा। मैंने इनको ये कहा फिक्र ही ना करो, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं, हम तो आपके साथ हैं। तो जनरल बाजवा ने मीडिया को भी कहा कि मैं सबको गोलियां देता था, और बाद में पता चला कि मैं अकेला नहीं था जिसको लाल बत्ती के पीछे लगाए हुए थे, और भी बड़े लगाए हुए थे, और खास तौर पे उनके अपने कॉलीग्स को भी। बारह इश्यू मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखें जो हुआ ये सारा इसके पीछे हमें पता है हैंडलर्स थे। और जब ये हो गया और जब पता चल गया कि पब्लिक आके हमारे साथ खड़ी हो गई, 10 अप्रैल एक पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त था जिसमें कभी ऐसा हुआ नहीं पाकिस्तान कि पब्लिक आके खड़ी हो गई, एक वो पार्टी जिसको गवर्नमेंट से निकाला है। तो जब आपको नजर आ गया कि पब्लिक आके इधर खड़ी हो गई है, और ये भी नजर आ गया कि लोग इन चोरों को नहीं मानेंगे, बल्कि हमारे साथ लोग इसलिए आए, वो इन चोरों की शक्लें देख के, वो 3 स्टूडेंट्स की जब शक्लें देखी वो लोग इधर आ गए। अब जब लोग इधर आ गए, इन्होंने जो उसके बाद किया, मैंने सबसे बड़ा जुल्म किया। जो इन्होंने 7 महीने हमारे ऊपर जो तशद्दुद किया, हमारे ऊपर जो इन्होंने जिस तरह की ऑपरेशन की, मैं आपको यकीन कराता हूं कि जो 25 मई को हुआ, वो लग रहा था ये मकबूजा कश्मीर है, ये पाकिस्तान नहीं लग रहा था। मकबूजा कश्मीर में औरतें, बच्चे, फैमिलीज के ऊपर शेलिंग होती है, यहां तो नहीं होती थी। हमें जिस तरह मुझे ट्रीट किया गया, मेरे ऊपर केसेस बनाए गए, जो मुझे मिलता था आके उसके पीछे पड़ जाते थे। पूरी एजेंसीज उनके पीछे लगी हुई हैं। हमें तो जहाज कोई नहीं मिलता था, लोग डरते थे, हमें रेंट पे जहाज नहीं देते थे। वो तो शुक्र है मेरा दोस्त अदनान असद अमेरिका से आया, उसके जहाज अगर ना होता मैं तो ट्रेवल ही नहीं कर सकता था। हर किस्म का इन्होंने हमारे ऊपर जो प्रेशर डाला है, जिस तरह मीडिया के ऊपर जो दिखाता था। और ये एस्टेब्लिशमेंट थी, नॉट द पॉलिटिकल गवर्नमेंट। पॉलिटिकल, अच्छा, हमें जब 25 मई को ये पुलिस वालों ने हमने पूछा ये तुमने क्या किया, वो कहें जी हमें हमारे से पीछे से प्रेशर था एस्टेब्लिशमेंट का। आप मीडिया के हाउसेस से पूछे, डायरेक्टली मीडिया हाउसेस को करके डरा रहे थे। तो देखे ना, मौजूदा डीजी ISI हैं, ISPR वाले तो उधर चले गए हैं, इन्होंने बैठकर दावा किया, कमर जावेद बाजवा साहब ने बैठकर दावा किया कि हम तो बिल्कुल पॉलिटिक्स में है ही नहीं, 1.5 साल से कोई कह रहे नहीं है, कोई कह रहे हैं कि हम तकरीबन 1 साल से नहीं है। तो वो ये तो सारा कुछ पॉलिटिक्स में हो रहा था। देखिए, मैं अब इतने बड़े झूठ बोल रहे हैं। अब मैं 3.5 साल गवर्नमेंट में बैठा हूं, मुझे तो पता है कि कैसे ऑपरेट करते हैं, मुझे तो पता है कि क्या होता है। यानी इसके बाद इन्होंने जो कवर अप किया, ये सारा कवर अप है। तशद्दुद हमारे ऊपर हो रहा है, मीडिया हाउसेस को ये डरा रहे हैं। आप जैसे लोग जो सहाफी, जिस तरह अरशद शरीफ, इनके पीछे ये प्रेशर डाल रहे हैं। आप सबको पता है कि वो ये तो पीछे बैठे हुए थे। जो इन्होंने तशद्दुद किया आजम स्वाति के ऊपर और शहबाज गिल के ऊपर, दोनों हमें कहते हैं कि उनको उठा के पुलिस उठा के ली, बाद में इन्होंने पकड़ लिया। जिस पुलिस स्टेशन में मुझे रखते थे, मैं बता देता हूँ, ऑन एयर बता देता हूँ, जहां पे भी मुझे रखते थे 2 आदमी होते थे जो न्यूट्रल होते थे।
اور پولیس والے ان کی طرف اشارے کرتے تھے کہ اگر یہ نہ ہو تو ہم آپ کو کمفرٹیبل کر سکتے ہیں, ان کی وجہ سے ہم آپ کو کمفرٹیبل نہیں. جیل والے, یہ جو اڈیالہ جیل والے, وہ شہباز گل کو کہتے رہے کہ جی وہ ہمارا پریشر ان کا پیچھے کا. سو جو ہمارے پر ہوتا تھا وہ سارے یہ کہتے تھے کہ پریشر پیچھے سے آ رہا ہے ان کی. تو انہوں نے پوری طرح ہمیں دبانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی. اس لیے میں امید لگا کے بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ جو نیا سیٹ اپ آیا ہے, خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں. آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ روکو, ابھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید مت کرو اور نشانہ مت بناؤ. نئی اسٹیبلشمنٹ سے ایسا لگتا ہے آپ نے کوئی امیدیں وابستہ کی ہیں. کیا کسی نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے صدر پاکستان کو یا کسی اور جگہ پہ کہ اب آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو ماضی میں 8 مہینوں میں ہو رہا تھا, یا بالکل خاموشی ہر طرف؟ دیکھیں, ہم نے بالکل میسج پہنچائی ہے. آپ نے پہنچایا؟ ہم نے میسج پہنچائی ہے. ڈاکٹر الوی نے بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں اس سے ہوا کیا ہے, 7 مہینے میں کیا ہوا. کیا پارٹی کرش ہو گئی ہے؟ کیا تحریک انصاف گر گئی ہے؟ کیا یہ ٹوٹ گئی ہے؟ تحریک انصاف تو اور مضبوط ہو گئی ہے. تحریک انصاف تو آج وہ اللہ کا شکر ہے پاپولیرٹی ہے, پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں تھی ایسے. مجھے ذوالفقار علی بھٹو کے دور یاد ہے, ہم اس کے ساتھ تھے, ہم نوجوان تھے. پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ایک ایسی ابری تھی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے جو آج پاکستان میں پی ٹی آئی ہے, کبھی پاکستان میں پیپلز پارٹی نہیں تھی. تو ہم تو اٹھتے گئے ہیں, جتنا انہوں نے دبایا ہماری پارٹی تکڑی ہو گئی ہے. اگر میں آزادی, ملک آزاد پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں تو میں ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیا ہم چاہیں گے یہ پاگل پن؟ یہ پاکستان کے دشمن چاہیں گے, یہ وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پیسے کا پوجا کرنے والے بیٹھے ہوئے شریف وغیرہ, یہ ان کا انٹرسٹ ہے. آپ نے پیغام پہنچا دیا, ہم نے جواب کیا ہے؟ ہم نے, اور میرے خیال میں دیکھیں ان کو موقع دینا چاہیے. نیا سیٹ اپ آیا, ان کو کیا ضرورت ہے جو آپ کا. چلیں میں تھوڑا سا اگر آپ جواب دینا چاہیں تو آپ بتا دیں کہ مونس علائی کو غلط فہمی ہے اس بارے میں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, یا اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی جب آپ کی حکومت جا رہی تھی؟ دیکھیں مونس کا یا کوئی مجبوری ہے؟ نہیں, مونس علائی کا بالکل علیحدہ ایکسپیرنس ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, ہو سکتا ہے ان کو کچھ اور کہا گیا ہو. نہیں, ان کو کہا گیا ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلو, لیکن وہ دوسرا والا جو چلا گیا نون لیگ میں, اس کو بھی کہا ہوگا کہ ادھر چلے جاؤ. اچھا, ادھر بھی نمبر پورے کر دیے تو یہ جو ڈبل گیم چل رہی تھی, ویسے میں آپ کو بتاؤں جتنی ڈبل گیم جنرل باجوہ نے کھیلی ہے نا, یعنی وہ کبھی کسی کو کچھ ہمارے اپنے لوگوں کو, کسی کو کوئی پیغام جا رہا ہے, کسی کو کوئی اور جا رہا ہے. عجیب اس کی ویسے ایٹیٹیوڈ دیکھیں. لیکن ہوا کیا اینڈ میں, فائدہ تو نہیں ہوا نا, ایکسپوز تو ہو گئے. اب یہ جو ذلت انسان تو نہیں دے سکتا نا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم اللہ میں ماننے والے جو لوگ ہیں, ہمارا ایمان, عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں نا. مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو اصولاً جو انہوں نے کیا تھا میرے ساتھ, جو میں ایک ڈائری اٹھا کے نکلا تھا پی ایم ہاؤس سے, اس کے بعد اصولاً مجھے ذلیل ہو جانا چاہیے تھا. ہوا کیا, مجھے اللہ نے وہ عزت دی جو میری زندگی میں تصور نہیں تھا ایسی ملے گی. تو اس سے تو آپ کو واضح ہو جانا چاہیے نا کہ اوپر والے کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. آپ جو مرضی کر لیں, فیصلہ وہ آپ کے اعمال کے اوپر کرتا ہے. بے شک اس میں کسی کے تو اعمال غلط تھے نا جو کہ ذلت ملی ہے, نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ. اچھا, اس میں مجھے یہ بتائیں, نیت اور اعمال. بے شک. مجھے یہ بتائیں خان صاحب کہ کتنا انتظار کریں گے جواب کا؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ کا تو چلے جواب نہیں آیا, ان کا جواب ان کا رد عمل ہی ہوگا. اگر وہ ویسے ہی کریں گے جو پہلے باجوہ صاحب کر رہے تھے تو آپ کو وہ بھی پتہ چل جائے گا یہی جواب ہوگا, اور اگر نہیں کریں گے تو یہ بھی جواب ہوگا مثبت. لیکن جن کو آپ نے مذاکرات کے لیے کہا اور آپ نے دعوت دی, یہ پولیٹیکل لوگ ہیں اور وہ ایک اتحاد کے اندر ہے. پی ڈی ایم کے اندر بھی جماعتیں ہیں, پی ڈی ایم کے باہر بھی جماعتیں ہیں. انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان سے بات چیت کرنی ہے, پورے پاکستان میں کب انتخابات کروانے ہیں. یہ ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہوگی. آپ کی طرف سے آپ کی پارٹی کے لوگ جائیں گے, ان کی طرف سے ان کے لوگ آئیں گے. آپ کتنا انتظار کر سکتے ہیں؟ آپ کے دماغ میں ڈیڈ لائن کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں, کوئی لمبے مذاکرات نہیں ہیں. سمپل یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں 66% پاکستان میں الیکشن کروانے کے لیے. کیا آپ
آپ چاہتے ہیں کہ سارا ملک سٹینڈ سٹل پہ آ جائے، کیونکہ جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا اور خاص طور پر پنجاب میں، تو ملک تو ساری یہ سینٹرل فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وہ تو سارے الیکشن پہ لگ جائیں گے، ملک تو سٹینڈ سٹل پہ، اور آگے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں. تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ 66% ملک میں الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد جنرل الیکشن ہو؟ اور کیا یہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر 66% میں الیکشن ہو رہا ہے تو جنرل الیکشن کروا دیں؟ یہ سمپل یہ ہے، اس میں کوئی لمبی بات نہیں ہے. اگر تو یہ چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں کس ڈیٹ پہ الیکشن ہو سکتا ہے. نہیں، وہ اگر کہتے ہیں آپ کو کہ بجٹ کے بعد الیکشن کروا لیتے ہیں، نہیں، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. الیکشن تو ہونا ہے. کیا آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو نہیں کہا کہ بجٹ تک جانے دیں ذرا کے پی اور پنجاب میں؟ نہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کی تباہی پہ لے گئے ہیں ملک کا، بلکہ مجھے تو سردیوں میں خوف آ رہا ہے کہ یہاں گیس کا کیا ہوگا، یا قیمتیں کدھر جا رہی ہیں، گیس اور گندم کا بحران اور اوپر سے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا مسئلہ نہ چلا گیا تو مجھے تو روپے کی فکر پڑ گئی اب، کیونکہ پیسے تو ہمارے ریزروز تو بالکل گر گئے ہیں. تو مجھے تو وہ ڈر، اور پھر زراعت کا علیحدہ مجھے خوف آ رہا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آؤٹ سائڈ ہم کدھر تک دیکھنا چاہتے ہیں؟ مارچ. اگر تو مارچ کے اینڈ تک آپ تیار ہیں الیکشنز کے لیے تو ہم رک جاتے ہیں، نہیں تو ہم نے فوری طور پہ اسمبلی ڈیزالو کر کے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کروا دینا. رمضان ہے 20 مارچ سے، تو آپ رمضان المبارک سے پہلے چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو؟ بہتر تو وہ، حالانکہ رمضان میں بھی الیکشن ہو جاتے ہیں، لیکن ہم مارچ سے آگے نہیں جانے لگے. اگر انہوں نے نام مارچ میں الیکشن چاہتے ہیں تو یہ جو مہینہ شروع ہو گیا اس میں اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑیں گی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس پہ نہ مانے تو ہم نے اس مہینے الیکشن کروا دینے ہیں اپنے. آپ نے اسمبلیاں تحلیل کر دینی ہیں؟ ہم نے کر دینی ہے. اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے؟ ان کو کتنا ٹائم ہے؟ یعنی 2 ہفتے ہیں، 3 ہفتے ہیں، ان کے بعد کتنا ٹائم ہے بات کرنے کا؟ اس میں کتنی دیر لگنی ہے ان کو فیصلہ کرنے میں؟ کتنی دیر لگنی ہے؟ یا یہ ہاں کریں گے یا نہ کریں گے. ہم اس کے لیے اکارڈنگلی ہمارا تو فیصلہ ہو گیا. دیکھیں، ان کے پاس کچھ، ویسے میڈیا بڑے فخر سے بتاتا ہے، مجھے اس پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ زرداری صاحب جادو چلا دیں گے. ایکچولی وہ ایک خرید و فروخت ہے اور ایک غیر اخلاقی کام ہے جو وہ کرنے آتے ہیں. لیکن اب ان کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب آئیں گے، جادو چلائیں گے، بندے توڑیں گے، آپ کے لوگ استعفے دیں گے، آپ کی اسٹرینتھ کم ہوگی، اور بے بھی وہ پرویز الہی صاحب وغیرہ کو بھی قابو کریں گے. تو اس سچویشن میں آپ کے ہاتھ سے گیم نکل گئی تو، کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو فوری طور پہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے، مذاکرات ہوتے رہیں گے. ہم کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ان کے ہاتھ میں اب گیم ہی نہیں ہے. پرویز الہی بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں بھی ان سے بڑی طویل ڈسکشن ہو چکی ہے. انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ چلے جائیں، ابھی بجٹ تک چلے جائیں؟ انہوں نے کہا آپ کو؟ انہوں نے مجھے پوری اتھارٹی دی ہے جب میں، لیکن مشورہ بھی دیا ہے؟ نہیں، وہ خیر وہ تو ساری ڈسکشن تو آپس میں بھی چلتی ہے نا. وہ تو میں اپنے ایم پیز کو بھی بلا رہا ہوں ڈسکشنز کے لیے اگلے 3-4 دن. لیکن یہ کلیئر ہے کہ انہوں نے مجھے پوری اتھارٹی دے دی ہے، جس دن میں چاہوں اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. آپ کو انہوں نے تحریری طور پہ سمری دی ہے دستخط شدہ کہ خان صاحب یہ میں آپ کو دے رہا ہوں؟ کیونکہ یہ خبر چل رہی ہے کل سے کہ عمران خان صاحب کو ذرائع کے مطابق دستخط شدہ سمری دے دی ہے اسمبلی تحلیل کی پرویز الہی صاحب نے، اور وہ ان کے پاس موجود ہے. بس یہ سمجھ لینا انہوں نے مجھے پوری اتھارٹی تحریری طور پہ. یہ پیپر اگر میں آپ کو دے دوں یا زبانی بولوں فرق پڑے گا؟ سمجھ جائے نا کہ انہوں نے پوری، جب میں چاہوں گا یہ میرے پاس پوری، اب جس دن میں چاہوں گا اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی 100%. اور آپ کب چاہیں گے؟ میں 4-5 دنوں میں اپنی پارٹیز کے، یہ جو سارے پنجاب کے اپنے لوگ ہیں ان سے مل رہا ہوں، کے پی کے لوگوں علیحدہ مل رہا ہوں، اور دوسرا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی رسپانس آتا ہے. ہم ان کو یہ تو چانس دے سکتے ہیں نا کہ وہ کہیں گے جی ہاں ٹھیک ہے نیگوشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر اتنا تقریباً سارے پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے تو ہم جنرل الیکشن کال کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اتنا دیر آگے چلے جائیں تو وہ تو ہو سکتا ہے نیگوشیٹ. آپ اپنی 2 غلطیوں کا ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ 2 مرتبہ میرے سے غلطی ہوئی میرے ٹائم میں. ایک غلطی آپ کہتے تھے میں پھر کبھی بتاؤں گا. از اٹ دا رائٹ ٹائم؟ آپ نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر واقعی غلطی کی تھی؟ بہت بڑی غلطی کی تھی، اور کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے فوج میں. میں یہ بالکل کنونسڈ ہوں، بلکہ میں تب بھی یہ سوچتا تھا، لیکن حالات ایسے بنا دیے گئے کہ جی دیکھیں یہ ہو جائے گا، اس کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم نئے پاور میں آئے تھے، پرابلمز اتنے زیادہ تھے ہمارے اوپر. نومبر میں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر جاتے ہیں،
हमें तो उस वक्त चीजें पाकिस्तान में उतनी मुश्किल नहीं लग रही थी, तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का माहौल कैसे बनाया गया? यानी वो तो बहुत नॉर्मल हालात थे। अगर आज के मुकाबले में आप देखें तो आज मईशत बेड़ागर्क हो गई है, पाकिस्तान के अंदर एक क्यास है, पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान 2019 में आज से बेहतर हो गया था। तो उस वक्त आपने एक्सटेंशन दे दी थी, आज आप मुखालफत कर रहे हैं। उस वक्त आपके लिए किस तरह की गारंटीज दी गई थी कि आप दे दें एक्सटेंशन ठीक हो जाएगा? देखिए, कोई गारंटीज नहीं थी, मैंने कोई गारंटीज ना मांगी ना दी। हमारे साथ उस वक्त कोऑपरेशन 100% थी। एक तरीके लबैक वाला वो खड़ा था, नहीं फजलुर रहमान भी पहुंच गया था धरने के लिए। वो ये अजीब चीजें होती है ना, ये अब तो हम पीछे जब देखते हैं ना, तो जब काम करवाने हो तो ये एकदम हो जाती है चीजें, आप में एकदम कोई कठपुतलियां आ जाती हैं यहाँ से वहां से। खैर वो तब मुझे इतना अंदाजा नहीं था, वो अलग चीजें हैं। असल में स्वाय इसके कि उस शुरू में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों नहीं एहतसाब करते। मैं उनको कहता था, मैंने कहा मेरी तो पार्टी, मेरा तो 22 साल से हमारा ये है कि जब तक इस मुल्क में आप एहतसाब नहीं करेंगे, ताकतवर का, कमजोरों का नहीं, ताकतवर का रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होगा, कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जिसके अंदर इंसाफ ना हो। जो रूल ऑफ लॉ है ना जी, क्योंकि मैंने तो बाहर के सिस्टम्स देखे हुए हैं ना, तो आप अगर आज ये मुल्क तरक्की कर गए हैं, खुशहाल हैं, बरतानिया है, ये यूरोप है, इन सब में रूल ऑफ लॉ है। कोई ताकतवर कानून से ऊपर नहीं, कोई कब्जा ग्रुप नहीं, कोई थाने कचहरी की पॉलिटिक्स नहीं, कोई प्लॉट्स के ऊपर कब्जे नहीं हो जाते, लोगों को इंसाफ मिलता है, वो फिर आजाद हो जाते हैं, उनके हुकूक हैं, वो आगे निकल जाते हैं। मैं इनको ये समझा रहा था कि जब तक आप इनको नहीं नीचे लेके आते और ये इस तरह दंदनाते फिरेंगे, ये मुल्क को आगे नहीं चलने देंगे। मैं इनको समझाता गया, वो कहें आप फिक्र ना करें, हम ये, और वो इनसे डील्स करते रहें। वो कभी किसी को 2 हफ्ते अंदर कोई जेल में गुजार के वो फिर बाहर आ जाए, गालियां मुझे निकाले, कंट्रोल मेरे में नहीं थी, नैब तो मेरे कंट्रोल में नहीं थे, वो तो इनके कंट्रोल में थी। ये मेन डिफरेंस था। अगर आप मेरे से पूछे ना कि प्रॉब्लम किधर आ रहा था, वो ये था कि ये बिलीव ही नहीं करते थे, ये करप्शन को बुरी चीज समझते ही नहीं थे। तो ये गलती आपसे एक्सटेंशन की हो गई, और उसके बाद सारी जमातों ने मिलकर जब एक्सटेंशन दी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, जिस तरह तमाम अरकान पहुंचे और पहुंच के उन्होंने वोट डाला, जैसे शादी में पंजाबी में कहते हैं न्यूंदरा डालने आए हैं। तो जिस तरह शादी में लोग पैसे देने आते हैं ना, बड़े आदमी की शादी में अपना मुंह दिखाने के लिए कि देखो मैं भी आया और मैंने पैसे दिए, इस तरह जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में सब ने वोट डाला। उस वक्त आपको हैरत नहीं हुई कि बाजवा साहब ने ये सारे कैसे इकट्ठे कर लिए? उसके बाद तब से मुझे फीलिंग हुई कि इन्होंने बातचीत शुरू कर दी थी नून लीग से। असल में इनकी तब बातचीत शुरू हो गई, जैसे वो आए जोक दर जोक वोट डालने, और नहीं उन्होंने उनको उधर से मेरे ख्याल में कोई श्योरिटी भी दी होगी। श्योरिटी तो खैर वो सब कुछ दे देते थे, लाल बत्ती के पीछे तो सब लग जाते थे, लेकिन मेरे ख्याल में उधर से इन्होंने बातचीत उनसे शुरू की, जो आखिर में फिर जब ये जनरल फैज को हटाया गया तो तब क्लियर हो गया कि इन्होंने उनसे फिर फैसला कर लिया था मुझे हटाने का। आजम सवाती के साथ जो हो रहा है, आजम सवाती पूरे इदारे के लिए एक चैलेंज बन गए हैं। मुसीबत यह है कि उनकी उम्र 75 साल है और वो खड़े होकर हर जगह के ऊपर वो नाम ले लेकर कहते हैं कि फलां बंदा फलां बंदा फलां बंदा, और इस इदारे से वो बंदा है, इन्होंने मुझे नंगा किया और इन्होंने वीडियो बना के भेजी है, और ये धमकाते रहे। अब इस तरह के आदमी से कैसे एस्टेब्लिशमेंट अपनी जान छुड़वा सकती है? हालांकि पहले वाले जो है वो चले गए हैं, ये चैलेंज नए वालों के लिए भी है। खान साहब, इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास? देखिए पहले, यानी अब वो फिर गिरफ्तार हो गए, उनको पहुंचा दिया उधर, और वहां ठंड है कोयटा में, वो बीमार हो गए आज बहुत ज्यादा। मुझे पता है कि कितना बुरा रिएक्शन है। पहले उसको गंदा नंगा करके मारना, एक 75 साल पोता पोती के सामने मारना पहले, फिर नंगा करके जाके, और वो कहता है ये ISI के लोग लेके गए थे। उसके बाद जो वीडियो, जो हस्बैंड वाइफ की वीडियो जो फैमिली को दी गई ना, एक तो मारने पे लोगों, लेकिन वीडियो का सारे पाकिस्तान के घरों में, हमारी कंजर्वेटिव कौम है, सब एक इतना बुरा उसका रिएक्शन आया। तो मैं सोचता हूं कि जब नए सेटअप आया है तो अपने आप को डिस्टेंस करें उस चीज से जिससे एक सारे इदारे को नुकसान पहुंच रहा था। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है कि जो आजम स्वाति से हो रहा है, और अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा कि इन्होंने पॉलिसी चेंज की। अब सोल्यूशन क्या है उसका? देखें, आपको हैरत नहीं होती कि अदालत इसका नोटिस नहीं ले रही? एक 75 साल का आदमी जो अपर हाउस का मेंबर है, पूरी दुनिया के अंदर ये 100-104 लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और ये 104 लोग पाकिस्तान के बेहतरीन लोग करार दिए गए हैं आईने पाकिस्तान के मुताबिक। तो ये बेस्ट लोग हैं जो अपर हाउस में चले गए हैं।
اب یہ پاکستان کے ایک ایسے آدمی کے ساتھ 75 سال کی عمر میں جو ہو رہا ہے، عدالتی نوٹس نہ ہونے پر آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ بہت. میں بالکل عمران آپ سے کہوں گا کہ مجھے تو میں ایک طرف اپنے قوم کو چاہتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری کی عزت کریں، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ اصل میں تو جو میرے ہاتھ ساری تحریک تھی انصاف کی 26 سال پہلے، اس کا مقصد ہی رول آف لا ہے. رول آف لا امپلیمنٹ کرتا ہے آپ کی جوڈیشری. اب جب جوڈیشری یہ تماشا دیکھ رہی ہے ظلم ہو رہا ہے اور بار بار لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں تو حیرت ہے کہ وہ ایکٹ ہی نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر. دیکھیں سو موٹا ایکشن لے لیا، 12 بجے عدالتیں کھلوا لی، وہ اس کے اوپر الیکشن لے لیا وہ اسپیکر کی رولنگ پہ. اور یہ اتنا بڑا ایک انٹرنیشنل ایشو بنتا جا رہا ہے، ساری دنیا میں اس کی خبریں گئی ہیں کہ سینیٹر سے یہ ہو رہا ہے، اور اگر سینیٹر سے یہ ہو سکتا ہے تو باقی تو کوئی بھی سیف نہیں ہے. ارشد شریف کے لیے ہم نے درخواست کی لوگوں سے، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں خطوط لکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو روز کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کریں. اور اسپیشلی جو مدعی تھے، چاہے وہ اعظم سواتی کے ہیں چاہے ارشد شریف کے ہیں، 22 مدعی تو میرے ہیں، ان میں سے کوئی بھی سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اوپر غداری اور بغاوت کے مقدمے درج کروائے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی منشیات فروش ہے، ان میں سے کوئی جو ہے وہ جوئے کے اڈے ہیں کسی کے، ان میں سے کوئی جو ہے وہ اسمگلر ہے. اس طرح کے لوگوں سے پرچے کروائے ہوئے ہیں، وہ اب سامنے نہیں آ سکتے. خان صاحب، ارشد شریف صاحب کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ایک خط آپ بھی لکھ دیں، کیونکہ میں جس کو مل رہا ہوں ہم سب کو کہہ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا 2 لائن کا خط 4 لائن کا آپ بھی لکھ دیں چیف جسٹس کو. تو کیا آپ لکھیں گے اور آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو ہم نے تو اپروچ کیا ہوا ہے چیف جسٹس کو 3 چیزوں کے اوپر، اعظم سواتی، ارشد شریف اور میں جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہوں. میرے اوپر یہ گولیاں ماری گئیں، 3 گولیاں لگی مجھے، اور میں اپنی ایف آئی آر ہی نہیں کٹوا سکا. اپنی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے پنجاب میں، اپنی پولیس کے ہوتے ہوئے، میں جو میرا رائٹ ہے. دیکھیں ایف آئی آر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے جو افیکٹڈ پارٹی ہے اس کا یہ حق ہے کہ میں پہلی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں بتاؤں کہ کون لوگ ذمہ دار ہیں. میں 2 مہینے سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ میرے اوپر یہ واردات ہونے لگی ہے، کیونکہ مجھے تو انفارمیشن تھی ساری اس کی. میں ایسے تو نہیں بولا، مجھے تو پتا چلتا جا رہا تھا. میں اس کو تو نام لے نہیں سکتا تھا، ہر چیز رجسٹرڈ تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ کیا کرتے جائے، کس نے ویڈیو بنائی، اس کے اوپر یہ کوئی وقار ستی ان کا چمچہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا، ان کا آئی ایس آئی کا، اس نے کیسے اس کو اٹھایا، پھر اس کو پی ٹی وی کے اوپر 4 دن چلایا، پھر یہ مریم نے اور جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کی. ہمیں تو سارا پتا ہے کہ انہوں نے بلڈ اپ کیسے کیا کہ یہ جنونی انتہا پسند، اور اس کے الفاظ ایگزیکٹلی وہی ہیں. اور اچھا گمراہ کرنے والے لفظ وہ وہاں پہ ٹیلی ویژن پہ بھی، ہر ٹویٹ کے اندر بھی، اور وہ جو مارنے والا اس نے بھی وہی الفاظ استعمال. اور اس مارنے والے نے پہلی چیز کی کہ میں اکیلا ہوں. جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے کہ کم از کم 2 تو ڈیفینیٹ شوٹر تھے، تیسرا شوٹر کی بھی وہ بات کریں. 3 لوگ تھے جنہوں نے یہ کر رہا تھا. تو وہ اس نے اکیلا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ طوطے کو پڑھایا گیا تھا. اور پڑھایا کس نے گیا تھا؟ یہ ڈرٹی ہیری نے پڑھایا تھا اس کو. اور اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ سارے جنہوں نے پورا ان کی رانا ثناء اللہ قاتل اور یہ شہباز شریف، یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور مارشل لاء کا قاتل، انہوں نے مل کے پلان کیا تھا. اور میں اپنی ایف آئی آر نہیں ریکارڈ کروا سکا. آپ جو تسنیم حیدر کہہ رہا ہے برطانیہ میں، وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے ہلاکت میں. وہ کہہ رہے جی نواز شریف نے شوٹرز کی اویلیبلٹی کے اوپر بات کی تھی میری موجودگی میں، اور مجھے کہا گیا تھا، جس کا بعد میں نے انکار کیا تھا. تو وہ آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں یا اس کو بائی کرتے ہیں؟ دیکھیں مجھے موٹیو کس کا ہے؟ کون چاہتا تھا کہ عمران خان مر جائے؟ وہ چاہتے تھے لوگ جن کو خطرہ تھا کہ اب الیکشن میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اگر الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو اچھا ڈسکوالیفیکیشن، توشہ خانہ، فنڈنگ کیس، وہ سارے بچارے بیٹھ گئے ہیں. وہ ان کو پتا کہ وہ کیس ہے ہی نہیں، عدالت میں باہر چلے جائیں گے، وہ کیس ہی نہیں ہے. تو کدھر اینڈ میں پبلک بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے سمجھا کہ پبلک اب کم ہوگی. وہ پہلے ایک الیکشن ہوا، اس میں جب جیت، انہوں نے جب دوسرا الیکشن نیشنل اسمبلی کا، انہوں نے 13 پارٹیز نے مل کے ایک عمران خان کے خلاف لڑا اور حلقے وہ چنے جو کہ سب سے کمزور حلقے تھے. اور ان کی پی ڈی ایم کی دگنی ووٹ تھی ہمارے سے. جب ادھر ہارے نا، یہ ان کا پلان بن گیا تھا مارنے کا. اور مجھے پتا تھا اب
बात यह है कि इन लोग मोटिवेशन सबसे बड़ी नवाज शरीफ सबसे ज्यादा जिसको खतरा है ना कि मैंने मेहनत से 30 साल में अरबों डॉलर कमाया हुआ है, वो अरबों डॉलर उसको नजर आ रहा है खतरे में कि अगर इमरान खान पावर में आ जाता है। इसलिए उसकी नंबर 1 मोटिवेशन ये, उसके साथ बगल बच्चा शहबाज, ये तो उसके साथ ही, इसको इन दोनों को पता था। और उसके अलावा कौन किसको था, ये जो मिला हुआ था इनके साथ, जो कि इंटेलिजेंस का आदमी डर्टी हैरी, ये इनके साथ मिला हुआ था, इन्होंने प्लान किया था। ऊपर से इसके अलावा और किसी को ऊपर पता था, वो अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो सामने आ जाएगा। खान साहब, फाइनली आपने गौर किया कि दहशतगर्दी वापस आ रही है, आप टीटीपी के साथ आपकी लड़ाई शुरू हो गई है, अफगान तालिबान के साथ आपकी बातचीत जो होती थी वो अब नहीं हो रही है, इंडिया दोबारा अफगानिस्तान के अंदर अपने आप को मजबूत कर रहा है। ये सारी चीजें पिछले 7 महीने में इतनी खामोशी से हुई हैं और इतनी तेजी से बारूदी सुरंगें बिछी हैं और बलूचिस्तान के हालात दोबारा खराब हो रहे हैं। इकोनॉमी को संभालना, दहशतगर्दी को संभालना, चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये आपकी पार्टी अब कर पाएगी जल्दी, अगर आपको मौका मिलता तो? देखिए, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि ये जो ऊपर आके बैठे हुए ना चोर, इन्होंने तो वही किया है जो हमें पता था इन्होंने करना है। इन्होंने इस मुल्क को पीछे लेके गए हैं 30 सालों में। इन चोरों ने अपनी दौलत आसमानों पे ले गए, मुल्क को मकरूज कर दिया। इनके दौर में हुआ ना। आज कहते हैं कि जी ये किसने ये माहौल हमें कह रहे हैं, हम तो 3.5 साल के लिए आए हैं, हम तो छोड़ के गए पाकिस्तान जो कि ऊपर जा रहा था। 30 साल ये दोनों ने हुकूमत की है। मुझे बता दें 30 साल में इन्होंने जो मुल्क से किया है, अगर बांग्लादेश आगे निकल गया तो इससे ज्यादा हमें शर्म की क्या बात है। मैं जिंदा था, बड़ा था जबकि बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश में एक्सटेंशन नहीं होती ना सर? नहीं, बांग्लादेश आप यकीन करें इमरान, हमने अपने कानों से सुना था लोग कहते हुए कि जी शुक्र है बांग्लादेश लाता हुआ, हमारे पर बोझ बना हुआ था, जान छूट गई। वेस्ट पाकिस्तान तो बहुत अमीर था, वो तो बहुत पीछे था हमारे से। वो हमारे से इन 2 चोरों के खानदानों की वजह से आगे निकल गया, क्योंकि उन्होंने तो मुल्क को तबाह कर दिया। अब इनके पैसे हैं बाहर पड़े हुए, इनको जब प्रॉब्लम आता है इन्होंने बाहर भाग जाना। इनका पाकिस्तान का और इंटरेस्ट, मैंने जब पहले दिन मैं जब खिताब किया था, पावर में आया, मैंने कहा पाकिस्तान का इंटरेस्ट अलग है, इनका अलग है। ये जब पाकिस्तान में आएंगे ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर इकोनॉमी हमारी बैठ गई, हम डिफॉल्ट खुदा ना खास्ता कर गए, तो सबसे बड़ा मसला आएगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी का। और सेकेंडली, ये जो लोग आए हुए हैं, ये जो अब ऊपर मसलत है, इनको नहीं पता कि एकदम यहाँ दहशतगर्दी बढ़ गई है, केपीके के अंदर ये जो बढ़ता जा रही है दहशत, क्या इनको नहीं पता था? इनका इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या इनको नहीं पता इकोनॉमी बैठ रही है? इनका इंटरेस्ट ही नहीं। अपने कर्जे अपने चोरी माफ करवाना, 1100 अरब माफ करवाना, एक का केस बंद होते जा रहे हैं, अरबों रुपए के इनके केसेस हर रोज, वो जो इन्होंने नैब में चेंज किए कानून, वो बंद होते जा रहे हैं। तो इनका कहां इंटरेस्ट है पाकिस्तान का? कब ये पाकिस्तान में खड़े हुए हैं? जब मौका मिलता है ये बाहर भाग जाता है। नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब अगला इलेक्शन जब होगा तब तक न सिर्फ नैब की वजह से जेल में होंगे बल्कि नाअहल हो चुके होंगे। देखिए ना, ये भी अलमिया है, ये क्यामत की निशानी है कि आसिफ जरदारी कह रहा है कि नैब के जरिए कोई जेल होगा। हाँ, वो आदमी जो दुनिया के अंदर यानी करप्शन का एक्सपर्ट माना जाता है, दुनिया में इसकी किताबें लिखी हुई इसकी चोरी के ऊपर, जो वो बरतानिया का अखबार लिखता है कि जी जो भी बरतानिया का, इससे हाथ ना मिला देना, आपकी उंगलियां शायद गायब हो जाएं। ये उनके अखबार के अंदर जरदारी पे है। मिस्टर 10%, बीबीसी की चोरी की फिल्म नवाज और उस पर बनी हुई है करप्शन की, वो कह रहा है कि इमरान खान जेल में चला जाएगा, नाअहल हो जाएगा। ये इनकी ख्वाहिशें है ना, क्योंकि और इसको जरदारी को पता है कि मैं इंशाल्लाह आपको आज राइटिंग में दूंगा कि मैं सिंध में जाऊंगा और मैं इसको शिकस्त दूंगा। इंशाल्लाह मैं आपको चैलेंज, सिंध के लोगों को आजाद करवाऊंगा जरदारी से इंशाल्लाह। अगर 2 हिस्सों में इलेक्शन होते हैं, केपी में और पंजाब में अलग हो जाते हैं और फिर सिंध के अलग होते हैं, फिर तो आप सारे सिंध में घुस जाएंगे। मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि ये हमने इनको जो मौका दिया है, अगर इन्होंने ना लिया तो मैं तो दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह मुझे जरा सिंध में एक दफा मौका दे दे फिरने का, क्योंकि अब तक हम फंसे रहे ना, मुझे पूरी तरह कैंपेन करने का टाइम नहीं मिला।
बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आप सुन रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को, और उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर्स के मुताबिक 1 महीने के बाद मजीद वो वॉक करना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वो सेहतमंद होकर अपने पैरों पे खड़े होकर वॉक शॉक करें।